वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे समसामयिक घटनाक्रम में पीएम मोदी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल फिलहाल में सिंगापुर की यात्रा की गई और इससे पहले 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा की गई। तो ब्रुनेई की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर की यात्रा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगापुर और ब्रुनेई दोनों जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं और ये कहा जाए कि आसियान, अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात किया जाए तो साउथ ईस्ट एशिया मुख्य तौर से ये वाला जो आप मैप में देख रहे हैं पोर्शन, या साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। और साउथ ईस्ट एशिया में अगर बोला जाए कि क्षेत्रीय स्तर पर जो ग्रुप या संगठन है उसका नाम है आसियान। ठीक, और आसियान में 10 देश हैं और जिन 10 देशों की बात की जा रही है उसमें से ब्रुनेई और सिंगापुर ये भी आते हैं। तो ब्रुनेई और सिंगापुर जो है आसियान देश के मेंबर हैं, ये चीजें ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हमारा मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में अगर इसकी बात करें कि सिंगापुर है कहाँ पे, तो सिंगापुर आप मलेशिया के साउथ में, ये है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया का नक्शा यहाँ पे, ठीक है, इसके साउथ में यहाँ वाला जो पॉइंट है ये है सिंगापुर। और अगर हम लोग ब्रुनेई की बात करें तो ब्रुनेई की पोजीशन ये है। ठीक, तो ब्रुनेई की जो है कैपिटल है बंदर सेरी बागवान। तो 3 और 4 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ब्रुनेई की यात्रा की गई और 4 सितंबर के बाद जो है वो सिंगापुर पहुंचे। तो हमारे लिए मतलब भारत के लिए सिंगापुर की यात्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ उनके काउंटर पार्ट मतलब कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वांग है। ठीक है, तो ये भी जो है इनका नाम याद रखिएगा, लॉरेंस वांग। ये है लॉरेंस वांग जो कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनके बीच जो है वो क्या डील हुआ है, ठीक, और सिंगापुर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस मायने में इंपॉर्टेंट है, उसी पे हमारा जो है यह लेक्चर जो है वो डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग मेनली जो है वो 3 तरीके से जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एक टेक्नोलॉजी के परिदृश्य में, दूसरा सुरक्षा के दृष्टि में और तीसरा जो है वो व्यापार की, मतलब कि टेक्नोलॉजी, व्यापार और जो मेरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम सिंगापुर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और एक और चीज, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो देश हैं, ठीक है, ये जो देश हैं इनको भी कंसिडर, इनको छोड़ दीजिए, यस, ये म्यांमार यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है ये जो है वो आसियान समूह के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो है देशों की संख्या है वो 10। ठीक है, जैसे कि आसियान के मेंबर अगर आपसे पूछा जाए तो इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, यहाँ मलेशिया, फिर इधर फिलीपींस, ये 5 देश हो गए। इनके अलावा यहाँ पे ये जो 5 देश हैं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। तो 5 + 5 ये मतलब ये जो 10 देश हैं इनका समूह है, ये इनका समूह है आसियान। और आसियान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिंगापुर है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंगापुर जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है किसमें, आसियान देशों में। और इसके साथ अगर बात की जाए भारत के साथ सिंगापुर की स्थिति ट्रेड पार्टनरशिप में, तो सिंगापुर जो है वो छठा लार्जेस्ट जो है ट्रेड पार्टनर है भारत का। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा देश जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है। और इस हिसाब से जो आसियान के 10 देश हैं उनके साथ भारत का जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें उसमें जिसकी इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी हो, ठीक, जो काफी जो है टेक्नोलॉजी काफी जो है साउंड हो, तो उस देश के साथ हमारा टाई अप होना जो है वो काफी लाजमी है। तो इसी क्रम में जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो यह यात्रा की गई और यह यात्रा जो है 6 साल के बाद की जा रही है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है 6 साल के बाद फिर से जो है सिंगापुर के यात्रा पे गए थे। अब ब्रुनेई की बात की जाए तो ब्रुनेई में जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे। ठीक, तो ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंगापुर सिंगापुर जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स दिए हैं, उन पे हम जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है भारत और सिंगापुर के व्यापारिक और रणनीतिक, ठीक है, ये पॉइंट, जैसा कि मैंने जो है 3 पॉइंट आप लोग बताया था, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए और ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। तो ये जो है 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिससे जो है सिंगापुर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिंगापुर के लिए भारत भी उतना ही जो है इंपॉर्टेंट है।
तो भारत और सिंगापुर के व्यापारिक और रणनीतिक संबंध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ में जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है भारत और सिंगापुर के लिए। ठीक, सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो जैसे मैंने बोला कि आसियान में 10 देश हैं, उसमें जो सिंगापुर है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा साझेदार है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करें, भारत का जो है छठा सबसे बड़ा जो अगर पार्टनर है, ठीक है, ट्रेड पार्टनर है, तो वो है सिंगापुर। तो सोचिए सिंगापुर इतना छोटा सा देश है, वो भारत के साथ छठे नंबर पर आता है ट्रेड पार्टनरशिप में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है वो शो हो रही है सिंगापुर की। 2023 में सिंगापुर में भारत के लिए एफडीआई 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 मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई विदेश से जो है जो भी यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश होता है उसको जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो 2023 में सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई में का सबसे बड़ा स्रोत था। मतलब कि अगर आपसे 2023 के बारे में पूछा जाए कि 2023 में सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर कौन था भारत के लिए, तो वो था सिंगापुर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। अब तक 160 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है। अगर सिंगापुर की बात करें तो अब तक 160 बिलियन डॉलर का जो है वो निवेश कर चुका है। और भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिंगापुर का अहम रोल है। एक बार मैं पॉइंट आउट कर दूं कि यह जो है लुक ईस्ट पॉलिसी और जो है वो नया जो एक्ट, मतलब कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो है क्या। 1992 में डॉक्ट्राइन गुजराल के अंतर्गत, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गुजराल हैं, ठीक है, वो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्हीं का कॉन्सेप्ट था लुक ईस्ट पॉलिसी का। ठीक है, जिसको जो है गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि जो हमारे साउथ ईस्ट में या ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ हमारे टर्म जो है वो काफी अच्छे रहें, ये बात। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब हम जो है ये जो साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ हम जो है काफी प्रॉम्प्ट तरीके से, द्रुतगामी तरीके से हम जो है अपना संपर्क या ये कहा जाए कि पार्टनरशिप जो है और मजबूत करें। उनके साथ ट्रेड कॉमर्स की एक्टिविटी हो या सुरक्षा के मामले हो, उन सारे मामले पर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और ये जो कॉन्सेप्ट आया यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट आया, क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमें केवल जो है पूर्वी देशों को, एशियाई पूर्वी देशों को जो है हमें केवल देखते नहीं रहना है, हमें जो है एक्शन लेना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब कि हमें तत्परता से जो है उनके साथ जो भी है ट्रेड रिलेशनशिप हो, चाहे सिक्योरिटी के मामले हो, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, ठीक, इन सारे मामले पे हमें जो है प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिंगापुर का अहम रोल है। और जैसा कि अहम रोल है क्यों, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और 1992 में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। 1992 से जो है सिंगापुर और भारत के जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे हैं। ये जो है एक प्लस पॉइंट है। रक्षा और सामरिक मामलों में भी सिंगापुर भारत के लिए अपवाद है, ठीक है, और जहां दोनों देशों के संबंध हमेशा प्रांगण रहे। सिंगापुर के साथ भारत का रिलेशन जो है वो कभी भी नहीं बिगड़ा है। ठीक, हर कंडीशन में जो है सिंगापुर भारत के साथ खड़ा रहा है। और चूंकि सिंगापुर की जो स्थिति है या आसियान, पूरे में आसियान देशों की बात करूं तो अगर आप लोग इसके मैप को देखें तो इन आसियान देशों के जस्ट ऊपर, ठीक है, इन आसियान देशों के जस्ट ऊपर ये है चाइना, ठीक है, और यहाँ है अपने देश भारत की पोजीशन। तो अगर इस क्षेत्र में बात किया जाए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बात किया जाए, तो सबसे बड़ा देश ये है चाइना, ठीक, और दूसरे नंबर पर है भारत। भारत और चाइना दोनों जो है एक दूसरे के जो है वो एक प्रतिद्वंदी है, ठीक, और पड़ोसी भी हैं। और एक दूसरे से जो है वो दुश्मनी जो है चलती रहती है, हमेशा जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो बना रहता है। एक्चुअली चाइना का इन्फ्लुएंस जो है आसियान देशों पे ज्यादा है भारत की तुलना में। लेकिन अगर आसियान देशों की बात किया जाए, खासतौर से अभी सिंगापुर की बात किया जाए, तो सिंगापुर का ट्रस्ट जो है वो भारत के साथ ज्यादा है। और सिंगापुर की भी मंशा यही रहती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर जो है वो कम से कम हो और भारत के साथ हमारे रिश्ते जो है और मजबूत हों। क्योंकि चाइना की जो करंट में जो पॉलिसी चल रही है वो डेट ट्रैप, मतलब कि लोन देकर, ऋण देकर जो है छोटे मोटे देशों को अपने चंगुल में फंसा लेना। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये है साउथ चाइना सी, ये जो है वो है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी को घेरे हुए लगभग आसियान के ये देश हैं, ठीक है, मेजर जो देश हैं वो जो है वो साउथ चाइना को जो है बाउंड्री किए हुए, ठीक। और साउथ चाइना सी पे जो जो हकदारी जताता है वो है चाइना। अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस, ये देखिए, ये फिलीपींस के साथ चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ था साउथ चाइना सी में, इसमें साउथ चाइना इसमें
चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो निर्णय था जो कि फिलीपींस के फेवर में था, उसको इसने डिनाई कर दिया और अपनी अपनी जो है हठधर्मिता ये कहिए या ये कहिए दुष्टता की वजह से इसने जो है इस क्षेत्र में जो वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये वाला रूट जो है, ठीक है, साउथ चाइना से होते हुए इंडिया का, इसमें लगभग भारत का 55% जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी जो है कंट्रोल होती है। और कुछ कुछ जो है इकोनॉमिस्ट का कहना है कि लगभग टू थर्ड जो है वो यही रूट जो है वो फॉलो होता है भारत के बिजनेस के लिए। तो भारत के पॉइंट ऑफ से कहा जाए तो यह वाला जो क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना जो है इस क्षेत्र में, ये जो साउथ चाइना वाला सी जो रीजन है, अगर इस पे पूरी तरीके से चाइना जो है अपनी पकड़ बना लेता है तो भारत के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी जो है वो बाधित होगी। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो किसी भी कंडीशन में नहीं चाहेगा कि भारत की ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी जो है वो फ्लरिश करे, वो बढ़े, ठीक। तो उसमें जो है अड़ंगा वो जरूर लगाएगा। तो इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है इस पे कंट्रोल चाइना का ना हो, ये भारत जो है हमेशा एक जो है एक विषय बना रहता है। तो इसी वजह से सिंगापुर के साथ अभी जो हाल में जो टाई अप हुआ है उसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी मतलब जो समुद्री सुरक्षा है उस पर भी जो है विशेष चर्चा की गई है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये कि भारत को आसियान देशों से जोड़ता सिंगापुर। जैसा कि मैंने बताया कि आसियान में जो 10 देश हैं उसमें सिंगापुर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर इंपॉर्टेंट है तो किस मायने में इंपॉर्टेंट है इसको देखेंगे, ठीक। तो ये जो पॉइंट है इसको देखिए आप लोग। पहला पॉइंट, चीन ने आसियान देशों से बहुत निवेश किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है ये जो छोटे छोटे देश है उन पे जो है अपना अपना जो है वो दादागिरी दिखाता है। एक पॉइंट ये होगा, चीन और आसियान देशों के बीच ध्यान दीजिए ये अमाउंट जो है वो आपको जो है जहन में रखना है, दिमाग में रखना है। आसियान और चीन के साथ ट्रेड पार्टनरशिप की अगर बात किया जाए तो 722 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और वहीं भारत जो है इससे बहुत ही पीछे है, मात्र 131 बिलियन। कितना? आसियान देशों के साथ भारत कुल जो है 131 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड पार्टनरशिप है। तो कहाँ जो है 722 बिलियन डॉलर और कहाँ जो है 131। तो मतलब जो है ये जो ट्रेड गैप है लगभग 6 गुना का है। कितना है? लगभग जो है 6 गुना से ज्यादा का है। तो ये जो है ये काफी जो इंपॉर्टेंस रखता है। और जो छोटे देश हैं इस तरह के जो बड़े देश हैं जैसे कि चाइना, उस पर कई चीजों के लिए जो है डिपेंडेंट होते हैं। खास तौर से जो है इंस्टेंट उनको जो है लोन चाहिए, डेप्ट चाहिए, उसके लिए, साथ में टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए, साथ में बहुत सारे जो मिनरल रिसोर्स हैं उसके लिए जो है ऐसे देश मतलब चाइना जैसे देश के पे ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पे भारत जो है चाइना को कैसे काउंटर करेगा ये चैलेंज है। और ये अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा एक गैप दिखा रहा है, ठीक। अब हम बात करें आसियान देशों की तो एक बार फिर जो है यहाँ पे एकदम क्लियर आप समझ सकते हैं। तो आसियान देश में म्यांमार 1, लाओस 2, वियतनाम 3, कंबोडिया 4, थाईलैंड 5। तो ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे 5 देश हो गए। इसके अलावा मलेशिया 6, सिंगापुर 7 जिसके बारे में बात हो रही है, इंडोनेशिया 7, ब्रुनेई जहां अभी जो है प्राइम मिनिस्टर 3 और 4 सितंबर को गए थे, ठीक। और ये ब्रुनेई जो है 9 हो गया और फिलीपींस जो है वो 10। इस तरीके से 10 देशों का ग्रुप है क्या? आसियान। आगे हम लोग बात करेंगे कि साउथ चाइना सी समुद्री और समुद्री सुरक्षा और सिंगापुर, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो साउथ चाइना सी है, ये वाला जो है साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और आसियान देशों में जो प्रमुख देश हैं, ठीक है, कुल जो है वो 10 देश हैं। उसमें से जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब देश जो है साउथ चाइना सी के जो है संपर्क में है। और यहाँ पे चाइना जो है वह अपनी जो है मजबूत पकड़ बनाना चाह रहा है, ठीक। और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, ठीक, जो इंटरनेशनल लॉ है ओशियन का उसको भी वो फॉलो नहीं करता है। और यह जो है वो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक। केवल यहाँ पे जो बाउंड्री स्टेट है केवल उन्हीं के लिए नहीं, उन्हीं देशों के लिए नहीं, खास तौर से भारत के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 55% जो ट्रेड है वह इस रास्ते से होता है, ठीक है। भारत का जो ट्रेड है लगभग 55% ट्रेड इस रास्ते से होता है। और कुछ थिंकर्स ये बताते हैं कि लगभग 2/3 ट्रेड जो है इस रास्ते से होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो भारत के कुल व्यापार का कम से कम 55% जो है साउथ चाइना सी से गुजरता है। और वह वही भारतीय महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत चीन अपनी नैतिक उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या। एक्चुअली में जो चाइना है उसका वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है वो रोड इनिशिएटिव मतलब कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब कि समुद्री रास्ते हैं
उस पे वो जो है कब्जा करना चाह रहा है, ठीक है। और इन अगर रास्तों पे अगर कब्जा हो जाता है, ठीक है, अगर हम लोग रोड की बात करें तो इधर जो है वो पीओके से होता हुआ जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वह उधर यूरोप तक पहुंचाया है, ठीक। और अगर मेरीटाइम की बात किया जाए, इधर ये पूरा साउथ चाइना सी से होते हुए इधर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट होते हुए पूरे जो है वो घेरे हुए हैं। तो इधर जो है ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशन, इस पे जो है वो उसने जो है अपना कब्जा बना के रखा है। तो रोड, रेलवे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, और साथ में जो यह मेरीटाइम रूट है उसको भी वो जो है कंट्रोल करना चाह रहा है। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की जाती है, उसके वन बेल्ट वन रोड के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो मेरीटाइम जो रास्ता है, ठीक है, जो समुद्री मार्ग है, उससे उस पे जो है कब्जा बनाने की, ठीक, कब्जा करने की जो बात है, वो करता क्या है कि जो 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 देश हैं, ठीक है, उन देश के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पे अपना जो है वो आर्मी बेस तैयार करता है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो अभी डिनाई कर दिया था, साथ में म्यांमार का सिटवे पोर्ट, ठीक, इस तरह से श्रीलंका, मालदीव, इन सब के साथ सेशेल्स, इन सब के साथ जो है वह अपनी ट्रेड पार्टनरशिप इस तरीके से करता है कि ये जो देश हैं वो जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएं, और जो ये कहे वह इसकी बात को माने। तो इस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है वह अपनी सैनिक उपस्थिति, मतलब कि 9 सैनिक बेड़ा जो है वो तैयार रखता है, और इसका उद्देश्य ये रहता है कि इस पूरे क्षेत्र पे जो है इसका जो है कंट्रोल हो। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना का कॉन्सेप्ट है, इसको काउंटर करने के लिए, जो 4 देश हैं उन्होंने क्वाड बनाना है। क्या बनाया? क्वाड, QUAD, ठीक है, क्वाड में जो है 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये वाला क्षेत्र जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है, ठीक है, जिसमें इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन आते हैं। इस क्षेत्र को पूरी तरीके से चाइना जो है वो हथियार न ले, काबिज ना हो जाए, तो इसके काउंटर में भारत, अमेरिका, ये जापान है, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्वाड बनाया है। ये 4 देशों का समूह है, और ये जो 4 देश हैं वो मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वह इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है। तो एक तरीके से जो है नेवल सिक्योरिटी को और मजबूत देने के लिए 4 जो मजबूत देश हैं वो आए हैं, और उनका मेन उद्देश्य यही है कि जो चाइना की हेगमनी है, जो चाइना की जो दादागिरी है इस क्षेत्र में, उसको काउंटर किया जाए। तो इसका भी जो है सोल्यूशन जो है अन्य देश जो है, खासतौर से भारत जो है वो लगा हुआ है इसका सोल्यूशन निकालने में। और ध्यान दीजिएगा, क्वाड में जो है डायरेक्ट जो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक, डायरेक्ट जो बाउंड्री शेयर करता है वो केवल भारत है, ठीक। इसके अलावा जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उधर अमेरिका, इसके साथ डायरेक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि क्वाड में केवल भारत ही है जो कि हिंद महासागर का देश है, जबकि बाकी जो है, ठीक है, मतलब कि इधर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इसका जो वेस्ट साइड है वो हिंद महासागर से लगता है, लेकिन प्रमुख तौर से बात किया जाए तो भारत की उपस्थिति है। अदरवाइज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इधर जो है पैसिफिक ओशियन ही है मेजर पोर्शन, फिर जापान पूरी तरीके से पैसिफिक ओशियन में है, और उधर जो है अमेरिका, ठीक। तो भारत की जो है ये स्ट्रेटजी या जो क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। इन देशों का सहयोग जो है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब जो दूसरी नीति है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बाद, वो है चीन A2AD, ठीक है। तो एंटी एक्सिस एरिया डिनायल की पॉलिसी, ठीक है, क्या? एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल की कोशिश, मतलब कि डिनाइल की जो इसकी जो कोशिश है, ये इसकी जो पॉलिसी है वो क्या है? एक्चुअली में इस क्षेत्र में जो इसके एंटी है, ठीक है, जैसे मान लिया कि अमेरिका, ठीक है, वो एक्सिस पोल पॉलिसी के हिसाब से चलता है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या क्वाड का जो चौथा समूह है भारत, ठीक, ये लोग जो है अपनी प्रेजेंस ज्यादा मजबूत यहाँ पे ना करें, उसकी जो है यह प्राथमिकता रहती है। तो इसी वजह से बोला गया है एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल। क्या? इस चीज को याद रखें, एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल। तो ये जो है इस पे डोमिनेट ना करें, या ये जो है इसमें अपनी महत्ता ना साबित करें, इसका जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखता है चाइना, और कोशिश रहती है कि इसी का जो है इस क्षेत्र में वर्चस्व रहे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज की डेट में अगर जिसका समुद्र पे जो है कब्जा है, ठीक है, समुद्र का कब्जा है, तो वह जो है पूरे विश्व पे जो है कंट्रोल कर सकता है, ठीक। ये जियोग्राफी की थ्योरी भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो समुद्र जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे देश, ठीक है, भारत ही नहीं,
लगभग विश्व के सारे देश जो है बहुत सारा उनका जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी जो है वो समुद्र से ही जो है वो डिसाइड होती है। इसके साथ समुद्र जो है बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स का साधन है। आगे हम लोग बात करें कि क्यों सेमीकंडक्टर पर नजर बनाए है भारत। ठीक है, तो भारत का सिंगापुर के साथ एक सबसे बड़ा जो मसौदा है या जो मुद्दा है वो है सेमीकंडक्टर को लेकर। ठीक है, तो भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड जो है तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि भारत जो है 140 करोड़ का देश है और इसमें जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है डे बाय डे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे अगर बात की जाए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डिमांड है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है सेमीकंडक्टर। भले आपका जो है मोबाइल हो चाहे या डिजिटल पैनल हो, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का काफी इंपॉर्टेंस है। तो भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड जो है तेजी से बढ़ रही है, इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक नई तकनीक में इसका जो है बहुत अहम रोल है। ठीक, भले आपका मोबाइल फोन हो या फिर अंतरिक्ष में जाते यान हो, कीबोर्ड हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सब में जो है सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। तो समझिए कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है सिंगापुर काफी इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबल लेवल पे। ये इससे यहाँ जो है क्लियर होगा। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाना है तो तीन चीजें चाहिए। वह क्या है? तकनीकी इकोसिस्टम और एक्सपर्ट्स चाहिए। ठीक, मतलब कि टेक्नोलॉजी और इसके जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपर्ट्स चाहिए। साथ में जो जो सेमीकंडक्टर हो उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, और लेबर फोर्स। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये चीज जो है अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल है भारत में सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए वो है तकनीकी इकोसिस्टम और एक्सपर्ट्स और रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें चाइना जो है वो काफी रिच है, और इसी वजह से जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है या सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें चाइना जो है नंबर 1 पे है। और बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना के ऊपर जो है इस चीज के लिए डिपेंडेंट है। अब भारत क्यों चाहता है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर का साथ? तो आखिर हमें जो है वो सिंगापुर का साथ जो है सेमीकंडक्टर के लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए सिंगापुर की महत्ता, मतलब कि सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस सिंगापुर की इकोनॉमी में। तो सिंगापुर देश की जो जीडीपी है, ठीक है, उसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 8% का योगदान जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का है। क्या? सेमीकंडक्टर सेक्टर का 8%। ये बहुत जो है वो मायने रखता है। वहीं सिंगापुर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक स्तर पर सिंगापुर का सेमीकंडक्टर जो आउटपुट है, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर के उत्पाद जो हो निकालता है, उसका योगदान जो है ग्लोबल लेवल पे जो है वो 10% है। जीडीपी में 8% है, और ग्लोबल मार्केट में जो है यह 10% को जो है कब्जा किए हुए। इसके साथ सेमीकंडक्टर उपकरण के जो प्रोडक्शन में 20% का योगदान है। सोचिए इतना छोटा देश वह जो है इतनी बड़ी मार्केट को जो है कवर किए हुए। तो इस वजह से सिंगापुर का अगर साथ भारत को मिलता है तो काफी भारत के लिए अच्छा रहेगा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए। अब बात आती है कि सिंगापुर के सामने जो है क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर को लेकर। ठीक है, तो सिंगापुर के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें पहला तो इसका जो एरिया है काफी छोटा है। ठीक, कम जनसंख्या है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो सेमीकंडक्टर इनेबल्ड जो भी डिवाइसेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो काफी ऊंचा है। तो ये जो है चैलेंज है किसके पास? सिंगापुर के पास। और इस वजह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जा रही हैं? वो शिफ्ट हो जा रही हैं मलेशिया और थाईलैंड में। कहाँ चली जा रही हैं? मलेशिया और थाईलैंड में। ठीक, तो अगर यहाँ की जो कंपनियां हैं वो अगर अगर भारत में आए तो भारत में क्या, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो जनसंख्या किस चीज का सपोर्ट करेगी? लेबर का सपोर्ट करेगी। दूसरा बात, भारत के पास जो है वह एरिया भी है। ठीक, इनकी जगह से बहुत छोटा देश नहीं, भारत के पास बहुत एरिया है, वह जगह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं मलेशिया और थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ उनको जो है भारत में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो चैलेंज सिंगापुर जो झेल रहा है उसको नहीं झेलना पड़ेगा। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहता है, खासतौर ये जो है वो चाहेगा भाई, क्योंकि लगभग 8% जो है ग्लोबल उसकी जीडीपी में जो है इसका योगदान है, और साथ में ग्लोबल आउटपुट सेमीकंडक्टर आउटपुट में जो है 10% मार्केट को जो है वो कवर किया है। और सेमीकंडक्टर अगर डिवाइसेस की बात किया जाए उसके प्रोडक्शन में, तो ग्लोबल मार्केट का 20% जो है कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वह लीडर बनना चाहता है। इसके साथ उसके पास जो है इसके लिए जो है पर्याप्त संसाधन नहीं है, ये है चैलेंज। वह चीन के साथ अच्छे संबंध रखते हुए भी
नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में है, ताकि उसकी निर्भरता चाइना पे कम हो सके। तो देखिए, अगर किसी भी देश पे या किसी भी पर्सन के ऊपर आप ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वह जो अप्रत्यक्ष तौर से वह आपका मालिक बन जाता है और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। तो जीवन में जो है एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी पे जो है हद से ज़्यादा जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए, वह देश हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। वो धीरे-धीरे जो है वो गुलामी में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ जो है वो सिंगापुर भी समझ रहा है और वो चीन पे जो डिपेंडेंसी है वो धीरे-धीरे वो कम करना चाह रहा है, ठीक? अब इस पूरे लेक्चर का जो है निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष जो है, भारत और सिंगापुर को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो भारत के साथ जो है सिंगापुर का कैसा रिलेशन? तो भारत सिंगापुर का भरोसेमंद साथी है। पहले भी हम लोग इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो सिंगापुर का और भारत का जो रिलेशन है काफी अच्छा रहा है, ठीक? 1992 से जो है हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहे। दोनों देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। भारत भी जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो महत्वाकांक्षी है, और साथ में सिंगापुर भी है। सिंगापुर जो है वो ग्लोबल लीडर बनने की चाह रखता है। अब देखना है कि भारत इसमें कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है? तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भारत आते हैं, तो देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो है वो क्या-क्या योजनाएं बनती हैं, क्या-क्या वर्कशॉप चलाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात की जा रही है, या जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके इंपोर्ट की बात की जा रही है। तो ये जो द्वार हैं वो कैसे खुलेंगे, और कहाँ पे इसके जो है वो डिवाइस सेंटर या उपकरण बनाने के लिए जो है वो सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये सब चीजें जो है अभी वेट एंड वॉच है, ठीक? तो यह लेक्चर था भारत के प्रधानमंत्री का सिंगापुर के विजिट का, ठीक? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।